हिंदुस्तान में जात को लेकर बात कभी खत्म नहीं होती। जात पात बात ये चलते ही रहती है। जाति जो है इसने लोगों को बांट कर रख दिया है। और हिंदुस्तान का एक सबसे पुराना सबसे बड़ा अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहने वाला आरएसएस जात को लेकर जो कहते आया है, इसके अलग अलग मुखिया जो सरसंघ चालक कहलाते हैं, उनके वक्त पे धीरे धीरे संघ की सोच में कुछ बदलाव भी आते हुए दिखा है। एक वक्त जब गुरु गोलवलकर थे, उस वक्त जितनी कट्टरता के साथ आरक्षण का विरोध किया जाता था, आज उतना विरोध नहीं किया जाता है। अभी बिल्कुल ताज़ा जो खबर आई है, जिसके लिए मैं आज आपके बीच में यहाँ पर हूँ, मैं उसको लेकर आज की बात शुरू करता हूँ, फिर हम आगे पीछे कुछ और बातों को करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मैं मोहन भागवत, आरएसएस के मुखिया हैं मोहन भागवत, उनका 2 दिन पहले नागपुर में छात्र छात्राओं के एक कार्यक्रम में दिया गया एक बयान लेकर आपके बीच में हूं, जिसके महत्व को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि समाज के कुछ वर्गों ने 2000 वर्ष तक अगर परेशानियां उठाई हैं, तो क्यों ना हम यानी सवर्ण तबके के लोग, गैर आरक्षित तबके के लोग, सामान्य जनरल कैटेगरी के लोग, क्यों ना हम 200 वर्ष तक कुछ दिक्कतें और उठा लें। उन्होंने 200 वर्ष का कहा है। जब संविधान बना तो उसमें ये आरक्षण की व्यवस्था दलित और आदिवासी तबकों के लिए की गई थी। मोहन भागवत जो हैं, उन्होंने कहा कि संविधान में प्रदत्त आरक्षण का हम संघ वाले पूरा समर्थन करते हैं। अब यहाँ पे उनकी बात की थोड़ी चतुराई को भी समझने की ज़रूरत है। संविधान में प्रदत्त उन्होंने कहा है। संविधान जब बना था उसमें प्रदत्त कुल 2 तबकों के लिए था, दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए। जो ओबीसी आरक्षण जुड़ा वो बाद में जुड़ा। अब इनके कहने का मतलब संविधान में प्रदत्त किससे है? क्या सिर्फ दलित आदिवासी से है या ओबीसी तबके से भी है? इसको समझना बड़ा दिलचस्प है। मैं कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित एक बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, प्रदीप मैत्रा, हमारे दोस्त हैं, उनसे मैंने टेलीफोन पे बात की है। मैं कोशिश करूंगा उस बातचीत को आपको सुनाने की। बातचीत लंबी है, 2 अखबार नवीसों के बीच बातचीत होती है तो कुछ लंबी खिंच जाती है, लेकिन वीडियो की एक सीमा रहनी चाहिए। उसके कुछ हिस्से मैं कोशिश करूंगा आपको सुनाने के, अगर हो सकेगा तो। मैं एक चीज समझना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान टाइम्स में आपकी रिपोर्ट अभी देख रहा था। कल आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने जो कहा है आरक्षण के बारे में कि 2000 साल से जो लोग बेइंसाफी झेल रहे हैं उनको 200 साल मिल जाए आरक्षण तो क्या बुरा है, इस तरह की बात है। शब्द थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बात उन्होंने ये कही है। आप लगातार नागपुर में कई दशक से काम कर रहे हैं, आरएसएस को करीब से देखते हैं। मोहन भागवत जी की बात औपचारिक अनौपचारिक सब तरह की आप सुनते होंगे। आपको क्या लग रहा है, उनकी ये बात जो है, ये उनके आरएसएस के पुराने स्टैंड से इसमें कोई फर्क दिखता है आपको? देखिए कि मोहन भागवत जब से संघ चालक बने हैं तब से आरएसएस का कुछ नीतियां चेंजेस हुआ है। जैसा गोलवलकर का जो बंच ऑफ थॉट, जो कभी आरएसएस बोलता था कि वो उनके लिए बाइबल था, तो उसको वो इरिलेवेंट बताता है अभी कि वो इरिलेवेंट है। बंच ऑफ थॉट को उन्होंने बताया कि अभी वो बहुत उसका रिलेवेंस नहीं है। उसके बाद ये कई बार उसने ये कहा है कि ये जात पात से हिंदू समाज का नुकसान हुआ है। ये कई बार कहा है उसने। मुझे लगता है कि उसमें 2-3 चीजें होगा कि उनको मालूम है कि अगर हिंदू समाज को अगर इंटैक्ट करना है तो ये सब बातें बोलना पड़ेगा। अदरवाइज एक जैसा महाराष्ट्र का ले लीजिए कि यहाँ का एक साइजेबल दलित पॉपुलेशन वो बुद्धिज्म में शिफ्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। तो वो मुझे लगता है कि उसका ये कोशिश इसके कारण भी होगा कि अगर हिंदू समाज को इंटैक्ट रखना है
तो आपको जात पात के खिलाफ बात करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैंने ये बाला साहेब देवरस, रज्जू भैया और सुदर्शन जी, इन 3 सरसंघ चालक को भी मैंने देखा, उनको कवर भी किया। और उसके बाद मैं ये भागवत जी को देख रहा हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये तीनों का, गुरु जी तो थोड़ा स्पिरिचुअल थे। ये तीनों में से तीनों के बाद ये ज्यादा वोकल है पॉलिटिकल स्टेटमेंट में। हाँ। मुझे लगता है कि भागवत काफी पॉलिटिकल है, उनका हर बात आपको आप पॉलिटिक्स से जोड़ सकते हैं। हाँ। जो चीज शायद देवरस में नहीं था, जो चीज शायद रज्जू भैया में नहीं था, मगर ये इनके बातचीत से लगता है। आपको लगता है बार बार ये भी बात ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो गारंटेड जो रिजर्वेशन है, हाँ, वो रहना चाहिए। हाँ, वो लंबे समय तक भी रहा तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि 2015 में जब उन्होंने कहा कि ये जो रिजर्वेशन जो है ये 10 साल का था, अभी रिव्यू करने की जरूरत है, तो वो स्टेटमेंट के बाद जो बवाल हुआ था, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि दोबारा जो ये एक साइजेबल सेक्शन हिंदू समाज के लोग वो आइसोलेट ना हो जाए संघ परिवार से, और बीजेपी के लिए वोट मांगने जब लोगों के बीच जाएंगे तो दिक्कत। राइट। तो उसके कारण से वो बाद में दोबारा ये सब बातें दोबारा नहीं कहा, दोबारा बार बार कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटेड जो रिजर्वेशन है, दैट इज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एनटी, ये सब के लिए जो है वो बरकरार रहना चाहिए। उसके बाद से उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं। मुझे लगता है कि वो भी एक उनका एक स्ट्रैटेजी होगा। लेकिन प्रदीप, मगर जात पात के खिलाफ वो हमेशा बोलते रहे। प्रदीप, एक बात बतलाइए, मुद्दा जात पात अकेले का नहीं है, मुद्दा जात पात पे आधारित आरक्षण का है, रिजर्वेशन का है। एग्जैक्टली। अभी एक बड़ा मुद्दा जो है देश में वो ओबीसी रिजर्वेशन का है, जो शायद एसटी एससी रिजर्वेशन से ज्यादा बड़ा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है डिबेट में, उस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। आरएसएस का और भागवत का आपको क्या स्टैंड लगता है ओबीसी के बारे में? देखिए कैसा हुआ कि अब जैसा मराठा रिजर्वेशन का आंदोलन चल रहा है यहाँ, तो एक जैसा ये मराठवाड़ा रीजन जहाँ ये धरना और प्रदर्शन चल रहा है, बिल्कुल, जहाँ लाठीचार्ज भी हुआ है, ये पहले निजाम स्टेट में थे। हाँ, अभी आप देखेंगे कि मराठा में जो वॉरियर जो ग्रुप थे उसको मराठा कहते हैं, लड़ाके। हाँ, जो शिवाजी के पीरियड में। मगर मान लीजिए कि ये थोड़ा शिवाजी का डेथ के बाद ये ऐसा हुआ कि कई मराठों को जब वार उतना नहीं हुआ तो ये लड़ाई छोड़कर ये फार्मिंग में चले गए। तो आप देखेंगे कि विदर्भ का जो मराठा है उनको कुंभी कहते हैं। हाँ, कुंभी कहते हैं। कुंभी मतलब रैत, मतलब वो बेसिकली खेती करने वाला जो लोग है वो। ठीक। तो वो निजाम स्टेट में भी ये जो मराठा है उनको मराठा कुंभी कहते हैं। तो वो जैसा ओबीसी में इसको इंक्लूड किया गया है, विदर्भ के जो मराठा कुंभी है उनको ओबीसी में इंक्लूड किया गया है, जो कि ये मराठवाड़ा और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के मराठा को कुंभी में इंक्लूड नहीं किया गया। अच्छा। तो इनका कहना है कि निजाम स्टेट के जो पुराना जो फाइल्स है उसमें ये मिलेगा कि ये मराठा कुंभी है, कुंभी शब्द है, तो इसीलिए उनको कुंभी के जैसा उनको ओबीसी में इंक्लूड करना चाहिए। अभी ओबीसी वाले ये कह रहे हैं कि इनको अगर इंक्लूड करेंगे तो जो जेन्युइन जो ओबीसी है उनका, क्योंकि उनको मालूम है कि मराठा एफ्लुएंट, मराठा कम्युनिटी तो एफ्लुएंट भी है। क्योंकि आप महाराष्ट्र में देखेंगे जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, शुगर फैक्ट्रीज, ये दीज आर कंट्रोल्ड बाय मराठास। शरद पवार के कम्युनिटी, इवन यशवंतराव चौहान से लेकर, शरद पवार से लेकर, विलासराव देशमुख से लेकर, शंकरराव चौहान से लेकर, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, जितने भी ऑलमोस्ट जितने चीफ मिनिस्टर बने हैं ये सब के सब मराठा थे। ठीक। तो ये एक सेक्शन का भी कहना है कि ये लोग एफ्लुएंट है,
इनको अगर ओबीसी में इंक्लूड करेंगे तो जेन्युइन ओबीसी वो कंपटीशन में उनसे पिछड़ जाएगा, मैक्सिमम फायदा इनको मिल जाएगा फिर। लेकिन प्रदीप, अपन अगर भागवत के मुद्दे पे लौटें, हाँ तो हाँ हाँ, भागवत का या आरएसएस का ओबीसी के बारे में अलग से कुछ सोचना है क्या? मुझे देखिए कि कैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है इनका अभी का जो स्टेटमेंट आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड जो रिजर्वेशन की जो बात उन्होंने परसों कहा है, ये बुधवार की बात है, बुधवार को उन्होंने जो कहा है, तो उस दिन उस समय तो आंदोलन चल रहा था ओबीसी का, ये मराठवाड़ा में चल रहा था, ये जो मराठा कुनबी का इशू के ऊपर। तो उस समय जबकि ये लाठीचार्ज हुआ, बहुत ही एज फार महाराष्ट्र इज कंसर्न बहुत ही बार्निंग इशू था, उस पर बात नहीं किया उन्होंने। उसको स्किप किया। मैं वही समझ रहा हूँ कि क्या ये क्लेवर स्टेटमेंट है, क्योंकि एकदम क्लेवर है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इस प्रकार के मत में ये लोग नहीं है, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड ये लोग कहते हैं कि भाई वो तो शासक वर्ग थे, उनको काहे की रिजर्वेशन की जरूरत है। अगर रिजर्वेशन सरकार दे तो फ्लैट गेट बन जाएगा, कल चल के राजपूत जाट ये लोग भी रिजर्वेशन का डिमांड करेगा, जो कि चल रहा है जगह जगह अलग अलग स्टेट में। एग्जैक्टली। तो आपका इम्प्रेशन ये है कि औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत में आरएसएस के लोगों का जो कहना है वो ये है कि वो ओबीसी रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है। उन्होंने जो कहा और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने पढ़ा है भागवत को, आरएसएस को, आरक्षण को, कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि आरएसएस को अब ये समझ में आ रहा है कि अगर दलित और आदिवासी तबकों की वकालत नहीं की जाएगी, अगर उनको हिंदुओं के बीच का नहीं माना जाएगा, तो वो तो वैसे ही हिंदू धर्म से बाहर छिटक रहे हैं। जिस नागपुर में भागवत बैठते हैं, उस नागपुर में, उस विदर्भ में चारों तरफ से दलित आकर बौद्ध बने हैं। वहाँ दीक्षा स्थली कहा जाता है नागपुर में, जहाँ पर अंबेडकर ने लोगों को बौद्ध बनाया था, दलितों को बौद्ध बनाया था। इसलिए आरएसएस उसको करीब से देखता है। हर साल वहाँ पर दशहरा या किसी मौके पर लोग इकट्ठे होते हैं दलित। आसपास की सारी रेलगाड़ियाँ जो हैं उनमें बैठने की, खड़े रहने की कोई जगह नहीं मिलती, ऐसे लाखों लोग वहाँ पर आते हैं। उन दलितों को उसी नागपुर में बैठकर आरएसएस करीब से देखते आ रहा है। मेरा ये मानना है कि हृदय परिवर्तन हुआ हो या ना हुआ हो, ये रणनीति परिवर्तन जरूर हुआ है आरएसएस और मोहन भागवत का, जो उन्होंने कहा है कि 2000 वर्षों तक जिन्होंने बेइंसाफ़ी झेली है, उनको उनके हक दिलाने के लिए अगर 200 बरस बाकी लोग भी कुछ बर्दाश्त कर लें तो क्या बुरा है। तो मेरा ये मानना है उस 200 में से अभी 75 बरस ही निकले हैं। तो भागवत हिंदुओं को ये समझा रहे हैं कि अगले 125 बरस आप अगर आरक्षण को और बर्दाश्त करने की ज़रूरत रहती है तो कर लीजिए, जब तक कि दलित आदिवासी ये सब बराबरी पे नहीं आ जाएं। उनकी भाषा में, उनकी सोच में ओबीसी शामिल हैं कि नहीं, ये मुझको इस भाषा से समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने जब पता लगाने की कोशिश की कुछ और लोगों से, तो मुझको पता लगा कि आरएसएस शुरू से ओबीसी आरक्षण के खिलाफ रहा है। उनका मानना है कि ओबीसी के लोग जो हैं ये तो शासक वर्ग के लोग रहे। परसों जिस वक्त भागवत ये बात नागपुर में छात्र छात्राओं के बीच कह रहे थे, उसी वक्त महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में मराठा आंदोलन चल रहा था, जो कि ओबीसी का आरक्षण मांगने वाला एक आंदोलन है। उसके ऊपर लाठियां चल रही थी वहाँ पर। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उसी दिन उन्होंने ये बयान दिया, उस आंदोलन के चलते बीच में, लाठियों के चलते बीच में, लेकिन उन्होंने ओबीसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल संविधान में प्रदत्त आरक्षण और 2000 साल से जिनको कुचला गया है, तो ऐसा मेरी समझ भी यही कहती है कि ओबीसी के लोगों को 2000 साल से ऐसे कुचला नहीं गया है जैसा कि दलितों और आदिवासियों को कुचला गया है। ओबीसी
को प्रताड़ित बतलाना ये एक ताज़ा राजनीति है, पिछले 50 साल की राजनीति है ये, उसके बहुत पुरानी नहीं है ये। तो आरएसएस जो है दलित और आदिवासी इन दो तबकों के लोगों को बड़ी संख्या में बौद्ध बनते देख रहा है। आदिवासी जो हैं वो जगह जगह झारखंड, छत्तीसगढ़, कई जगहों पर ये ईसाई बन रहे हैं। इसी तरीके से दलित जो हैं देश के कुछ हिस्सों में मुस्लिम भी बन रहे हैं, ईसाई भी बन रहे हैं। हिंदू धर्म को छोड़ छोड़ कर लोग जा रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि इनको हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए अगर भागवत ये कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इनमें से दलित आदिवासी किसी को आरएसएस का कोई मुखिया बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। वहाँ पर एक खास सवर्ण तबके के बहुत ही उच्च वर्ण के ब्राह्मणों का एकाधिकार बने रहेगा, हम और आप देखेंगे इस बात को। लेकिन उन्होंने जो कहा है आरक्षण को लेकर, ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी, ये विधानसभा और लोकसभा की सीटें, पंचायत और म्यूनिसिपल की सीटें, इन सब पे आरक्षण के बारे में उनकी बात लागू होती है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि विधानसभा के चुनाव जब 5 राज्यों में होने वाले हैं, कुल 2 महीने बाकी हैं, ऐसे में भागवत ने ये बात क्यों कही है? क्या इन विधानसभा चुनावों में दलित और आदिवासी तबकों को प्रभावित करने की ये नीयत है? और ओबीसी को भी उन्होंने हटाया नहीं है, तो अगर आरक्षण की वो वकालत कर रहे हैं तो क्या ओबीसी तबका भी कुछ हद तक इससे प्रभावित होगा? क्या ये उसके बाद होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये एक माहौल बना रहे हैं, ज़मीन बना रहे हैं अभी से? क्योंकि मोहन भागवत ने मेरी जानकारी में पहली बार ये बात कही है कि क्या हर्ज है कि जिन लोगों को कोई नुकसान झेलने नहीं मिला था 2000 साल में, वो अगर थोड़ी तकलीफ झेल लेते हैं 200 साल, अगले 125 साल के लिए अगर वो सामान्य तबके के हिंदुओं को तकलीफ झेलने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और मेरा ये मानना है कि आरएसएस जितनी गंभीरता से चुनाव प्रचार करती है बीजेपी के लिए, और बीजेपी के लिए नहीं, ये जनसंघ के समय से चले आ रहा है। ये एक अलग बात है कि आरएसएस अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहती है, गैर राजनीतिक संगठन कहती है, लेकिन बड़ी ही एक दिलचस्प व्यवस्था आरएसएस और बीजेपी के बीच में है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। जनसंघ के समय से और भाजपा का, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी संगठन है, उस पार्टी संगठन को देखिए, उसमें कुछ एक पद ऐसे हैं जिन पदों को आरएसएस से आने वाले प्रचारकों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेशों में हो। इस तरह से भाजपा संगठन के भीतर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेशों में और नीचे सब जगह आरएसएस के लोग अधिकृत रूप से मनोनीत किए जाते हैं। मुझसे मिले थे आरएसएस के एक बड़े व्यक्ति, छत्तीसगढ़ में हैं, वो मिले थे कुछ समय पहले, मैंने उनसे समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा संघ से नाम दे दिए जाते हैं बीजेपी को, वो कहते हैं हमको इतने लोग चाहिए, उतने नाम दे दिए जाते हैं, फिर भाजपा तय करती है उनको किस प्रदेश में पदस्थ करना है। ऐसा एक जटिल और घनिष्ठ अंतर संबंध संघ और बीजेपी के बीच में है। इसलिए चुनाव के इस साल में जब 5 राज्यों के चुनाव तो ठीक सामने खड़े हैं, इसके बाद कुछ और राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और लोकसभा के आम चुनाव हैं। इस बीच में अगर भागवत ने आरक्षण की इतनी बड़ी वकालत की है, जो कि पिछले 75 साल में उनके किसी भी पूर्वज जो इस कुर्सी पर बैठे हैं उन्होंने नहीं की थी, तो इसके मतलब समझने की ज़रूरत है। ये उतना आसान मामला नहीं है, मैं इसको बहुत मासूम मामला नहीं मानता कि उन्होंने कहीं भी कुछ कह दिया है। कुछ स्टूडेंट्स मिलने के लिए आए, एक कार्यक्रम में उनको बुलाया, उन्होंने कुछ कह दिया। संघ प्रमुख का कुछ भी कहा हुआ अनायास नहीं होता है। हिंदी का एक बड़ा अच्छा शब्द है इससे मिलता जुलता, सायास। सब कुछ सायास होता है, सब कुछ सोच समझ कर कहा जाता है। 2015 की बात है, यही मोहन भागवत थे, इन्होंने शायद बिहार का चुनाव था अगर मुझको ठीक से याद पड़ रहा है तो,
वहाँ आरक्षण के खिलाफ कुछ कह दिया था कि आरक्षण पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। नतीजा क्या निकला था? शायद वहाँ चुनाव हार गई थी बीजेपी। तो आरक्षण का मुद्दा इतना छोटा नहीं है कि आप उसमें छेड़खानी करके जाके चैन से सो जाओ। अगर आप आरक्षण के मुद्दे पे छेड़खानी करोगे तो वो मुद्दा आपको काटेगा, मुद्दा आपको परेशान करेगा, आपकी नींद हराम कर देगा, आपको चुनाव हरवा देगा। तो ये देखा हुआ है, मोहन भागवत का देखा हुआ है। 2015 का ही चुनाव था, हार गई थी वहाँ भाजपा, हार गई थी चुनाव। आरक्षण के बारे में केवल पुनर्विचार की बात इन्होंने कही थी। चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि भाजपा जीतेगी तो आरक्षण को ख़त्म कर देगी, भाजपा जीतेगी तो आरक्षण ख़त्म कर देगी, कुछ ऐसा माहौल बना था। तो इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान की राजनीति में, सामाजिक जीवन में, जाति व्यवस्था में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अब संघ परिवार को ये समझ में आ गया है अच्छी तरह कि अगर आरक्षण का उन्होंने सम्मान नहीं किया, आरक्षित तबकों के लोगों के हक की बात नहीं की, वकालत नहीं की, तो जिस दिन ये भाजपा का चुनाव प्रचार करने के लिए गली गली और घर घर जाएंगे तो इनको घर घर ताने सुनने मिलेंगे, लोग इनकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये बात अनायास नहीं कही गई है, ये चुनाव के मौके पे कही गई है। ये बात, इस बात का एक मकसद है कि जितने बड़े पैमाने पर, हम छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, जितने बड़े पैमाने पर संघ के लोग प्रचार करने के लिए लगे हुए हैं। और प्रदीप मैत्रा जिनसे मैंने बात की, उनका कहना यह है कि संघ परिवार और मोदी के बीच मतभेद की बातें जो हैं वो पूरी तरह से बकवास हैं। मोदी जो है संघ परिवार के एजेंडे की हर बात को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिगुफा उसको बनाने की कोशिश चालू करना हो, चाहे विदेशी शरणार्थियों वाला जो मामला है असम में और दूसरी जगहों पे चल रहा है वो हो। आरएसएस के एजेंडे की तो हर बात मोदी ने पूरी की है। मोदी से ज़्यादा ताकतवर, अपनी बात, अपने एजेंडे को पूरा करने वाला आरएसएस को और कौन मिलेगा। मतलब ये है कि अगर मोदी को 2024 का चुनाव जिताना है तो वो इन लोकसभा चुनाव के पहले प्रचार से नहीं होगा। उसके पहले होने वाले सारे प्रदेश चुनाव जो हैं, विधानसभाओं के चुनाव जो हैं, उनमें आरएसएस को अपनी ज़मीन बनानी पड़ेगी, बाकी जगहों पर भी बनानी पड़ेगी। तब कहीं जाकर वो मोदी को जिता पाएंगे, तब कहीं अपने सपनों का एक पोस्टर बॉय जो कि उनकी तमाम हसरतों को पूरा कर रहा है, उसको वो एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बना सकेंगे। शायद मोहन भागवत का अगले 125 साल तक आरक्षण को बर्दाश्त करने, झेलने की जो सलाह दी गई है हिंदू समुदाय को, सवर्ण समुदाय को, उसके पीछे शायद यही वजह है। उन्होंने कहा सामाजिक व्यवस्था में हमने अपने बंधुओं को पीछे छोड़ दिया, हमने उनकी देखभाल नहीं की और यह 2000 साल तक चला। जब तक हम उन्हें समानता नहीं प्रदान कर देते हैं तब तक कुछ विशेष उपचार तो होने ही चाहिए। रेमेडीज़ हैं, उपचार का मतलब इनका कुछ इलाज कर दो लाठी से, ऐसा उनके कहने का मतलब नहीं है। उनका मतलब ये है कि इनके जख्मों पे मरहम लगाने की ज़रूरत है, इनकी मदद करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ऐसे कुछ विशेष उपचार तो होने ही चाहिए और आरक्षण उनमें से एक है। उन्होंने कहा समाज में जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। भेदभाव भले ही नज़र न आए लेकिन यह समाज में व्याप्त है। मुझको लगता है देर से सही आरएसएस की नींद खुली है, देर से सही आरएसएस को ये समझ आया है कि दलित और आदिवासी अब जाति व्यवस्था के पांव बनकर उसके नीचे कुचले जाने से इनकार कर चुके हैं। अब वो वहाँ रहना नहीं चाहते, अब वो उन जगहों पे जाना चाहते हैं जहाँ उनको सिर पे चाहे न बिठाया जाए, कम से कम बगल में बराबरी का दर्जा मिले। वो बौद्ध हो जाना चाहते हैं, ईसाई हो जाना चाहते हैं, मुस्लिम हो जाना चाहते हैं। हिंदू तो हो नहीं सकते वो, क्योंकि हिंदू धर्म में तो उनको दलित का दर्जा ही मिलेगा, अछूत का दर्जा ही मिलेगा।
तो मुझको लगता है कि हिंदुओं की आबादी को घटने से बचाने के लिए, गैर हिंदुओं की आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए ये सचमुच का खतरा है कि ईसाई, बौद्ध और मुस्लिम, इन तीनों धर्मों में दलित और आदिवासी जा रहे हैं। बल्कि मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ओबीसी भी जा रहे हैं, कुछ हिस्सा जा रहा है उनका। मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए मैं भी ज़्यादा खुलासे में नहीं जा रहा हूँ। तो ये फिक्र की बात है आरएसएस के लिए, जिसकी पूरी की पूरी बुनियाद हिंदुत्व की है, हिंदू लोगों की है, हिंदुओं को बचाने की है। मुझको लग रहा है कि देश में हिंदू और किसी तरफ से खतरे में नहीं है, खुद हिंदू समाज की तरफ से खतरे में, सवर्ण हिंदुओं की तरफ से खतरे में। और कौन से हिंदू? वो दलित और आदिवासी हिंदू जिनको समाज व्यवस्था ने नीचे रखा है, दबे कुचले अछूत समझे जाने वाले दलित और आदिवासी, आदिवासियों को भी ऐसे ही रखा है। मेरा तो ये अंदाज है कि जिन धर्म ग्रंथों में और किस्से कहानियों में हनुमान जी के साथ वानर सेना की बात होती है, बंदरों की बात होती है, वो रामचंद्र जी की मदद करने वाले बंदर और कोई नहीं थे, वो आदिवासी थे, जिनको शहरी कवियों ने, जिनको शहरों में धार्मिक कहानियाँ लिखने वालों ने बंदर बना दिया, चूँकि वो जंगलों में रहते थे। कोई बंदर थोड़ी किसी की मदद इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि वानर सेना ने हनुमान जी के कहे हुए राम की थी। तो मेरा ये मानना है कि ये लंबे समय से, सैकड़ों सालों से, जब से इन कहानियों की रचना हुई है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी, और मैं कल भी यहाँ बोलना चाहता हूँ बिना कोई एफआईआर फेस किए हुए। आप समझ सकते हैं कहाँ पे उनको बंदर और वानर सेना कहा गया है। तो आदिवासियों को बंदर कह दिया गया, दलितों को अछूत कह दिया गया। मैं छत्तीसगढ़ के एक थाने की बात आपको बतलाता हूँ, तुमगांव थाना, महासमुंद जिले का, जो पहले अविभाजित रायपुर जिले का हिस्सा था। वहाँ पर एक डुगडुगी रखी हुई थी। थाने की प्रॉपर्टी का विवरण रहता है, दीवार पर भी लिखा रहता है। उसको रायपुर के एक एसपी ने जिले के सारे थानों के विवरण इकट्ठे किए थे, इतिहास लिखवाया था। तो उस तुमगांव थाने में एक डुगडुगी रखी हुई थी बजाने की, छोटा सा नगाड़ा जैसा। उसके ऊपर वहाँ के राजा ने एक अछूत का खाल खिंचवा कर मढ़वा दिया था। ये पुलिस के रिकॉर्ड में लिखा हुआ था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी 80 से 90 के बीच की बात है। मैं उस समय रिपोर्टिंग करता था, शायद 80 से 85 की बात होगी, 87 की बात होगी। तो एक चमार की खाल खिंचवा कर डुगडुगी पे मढ़वा देना, ऐसी ज्यादती अछूतों के साथ होती थी। मैं यहाँ पर जाति सूचक इस शब्द का इस्तेमाल अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सोच समझकर इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे कैमरामैन सामने हैं, वो फिक्रमंद हो जाते हैं बार बार कि मैं किसी कानूनी उलझन में ना फंस जाऊँ इस शब्द का इस्तेमाल करके। मैं एक सामाजिक हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस जाति को अछूत करार दिया गया था, उसकी खाल खिंचवा कर डुगडुगी पर मढ़वा दी गई थी, और ये पुलिस रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि ऐसी एक डुगडुगी वहाँ थाने की प्रॉपर्टी में थी। तो आज अगर भागवत ये कह रहे हैं, तो मैं भागवत को बहुत कोंचना नहीं चाहता कि आपके गुरुजी तो ऐसा बोल गए थे, बात के सरसंघ चालक तो ऐसा बोल गए थे। मेरा ये मानना है कि अगर किसी की सोच कट्टरता से उदारता की तरफ बढ़ती है, चाहे वो चुनावी मजबूरियों में क्यों न बढ़ रही हो, अगर ऐसे बढ़ती है कट्टरता से उदारता की तरफ, तो उसको अच्छा मानना चाहिए। कल तक जो लोग कट्टर थे, आज अगर वो उदार हो रहे हैं तो उसको उदार मानना चाहिए। उनको पुरानी याद दिला दिला के कोंचने का बहुत औचित्य नहीं है। वो तो इतिहास में दर्ज है, इतिहास में बहुत अच्छी तरह दर्ज है कि संघ ने मुस्लिमों के बारे में क्या कहा, संघ ने दलितों आदिवासियों के बारे में क्या कहा, ये अच्छी तरह दर्ज है। ठीक उसी तरह जिस तरह की इतिहास में ये भी दर्ज है बहुत अच्छी तरह कि सावरकर ने गाय को खाने की वकालत की थी। वही सावरकर
जिनको वीर सावरकर कहा जाता है, जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर था। तो इतिहास में सब चीज़ें दर्ज है। तो अभी हम बात कर रहे थे मोहन भागवत के ताज़ा बयान की। इस ताज़ा बयान के बारे में सोचना चाहिए, और हिंदुओं का जो तबका आरएसएस को मानता है, अपने आप को कट्टर हिंदू मानता है, हिंदुत्व की बात करता है, उनको सुन लेना चाहिए कि मोहन भागवत ने कहा है कि अगले 125 साल भी अगर बर्दाश्त करना पड़ता है ये त्याग, तो बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने बल्कि ये कहा है, 125 साल तो एक मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि जब तक सामाजिक समानता नहीं आ जाती तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। ये आरक्षित तबकों के लिए राहत की बात हो सकती है। ये भी हो सकता है कि मोहन भागवत कल के दिन कुछ बरस बाद जाकर इस बयान से पल्ला झाड़ लें, आरक्षित तबकों के लोग वोट दे दें उनके कहे हुए, कुछ साल बाद वो पल्ला झाड़ लें, वो नहीं रहेंगे, कोई दूसरे सरसंघ चालक रहेंगे, वो कहेंगे हमने तो ऐसा नहीं कहा था और ये तो सरकार का काम है आरक्षण रखे या ख़त्म करे। तो आरक्षित तबकों के लोग क्या मानकर चलें, इसका क्या मतलब निकालें, उसको वो खुद देखें। मैं उनको ज़्यादा सलाह नहीं देता। मेरी सलाह अनारक्षित, सामान्य और जनरल कहे जाने वाले तबकों के लिए है कि आपके एक सबसे बड़े सांस्कृतिक गुरु, आपके एक सबसे बड़े धर्म के गुरु मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि अगले 125 साल भी आपको आरक्षण को बर्दाश्त करना होगा। तो आप इसको मान लीजिए कि ये आरक्षण की व्यवस्था एक हकीकत है। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए और अपनी राय ज़रूर लिखिए। आपको हम अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जो लगते हैं, अपनी राय लिखिए। और हाँ, अगर आप दोपहिए पे चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चौपहिए में बैठकर चलते हैं तो आप सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में यही आपकी ज़िंदगी बचाते हैं। फिर मिलते हैं।